हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू सब सामने देखेंगे, कुछ बातें कल वाली रिवाइज करा दो। बेटा कल हमने स्टैट्स के बारे में पढ़ना शुरू करा था। सर स्टैट्स में मैं सारे वेरिएबल सारे डेटा पढ़ता हूँ क्या? सारे वेरिएबल सारे डेटा या सिर्फ क्वांटिटेटिव? सिर्फ क्वांटिटेटिव। और बाबू क्वांटिटेटिव डेटा ही पढ़ता हूँ प्रोवाइडेड उसमें 3 और गुण भी हों, 3 में से एक, एग्रीगेट की बात हो या एवरेज की बात हो या कंपैरेबिलिटी की बात हो। ठीक है जी सर। स्टैट इज ऑल अबाउट नंबर्स, बट बेटा सारे नंबर्स भी स्टैट नहीं हो सकते। राम की हाइट 6 फीट है, क्या फर्क पड़ता है? ये डेटा मेरे लिए यूजलेस है, इंडिविजुअल डेटा का मैं क्या करूं? सारे नंबर स्टैट्स नहीं हो सकते। बाबू फिर हमने स्टैट्स पढ़ा था इन प्लूरल सेंस, और बेटा मैंने एक बात बोली थी, स्टैट्स इन प्लूरल सेंस का मतलब सिर्फ एक ही चीज से है, कलेक्शन ऑफ डेटा से। दैट्स इट। बाकी सारी बातें कहाँ पढ़ेंगे? सिंगुलर सेंस में। तो बाबू आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ सिंगुलर सेंस की। बेटा नोट्स भी दे दिए मैंने, स्टैट्स इन सिंगुलर सेंस, बस ये वर्ड कलेक्शन नहीं है बेटा, ये वर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। बाबू ये वर्ड सही कर लेना, ये वर्ड कलेक्शन नहीं है, ये वर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कहता है स्टैटिक्स में बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। बाबू इधर देखेंगे सब मेरी तरफ। बेटा बिल्कुल सामने देखो, रुक जाओ सारे काम करने। अरे यार एक मिनट, बाद में सही हो जाएगा, कहीं कोई आफत नहीं आ जाएगी। सामने देखो बेटा, ये 5 वर्ड है, हमेशा इसी सीक्वेंस में बोलने हैं। स्टैट्स की 5 स्टेजेस है, सब सामने देखो मेरी तरफ। सर इससे हम प्यार से बोलते हैं कोपाय। कोपाय अजीब है वर्ड, क्या करें? कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इसी सीक्वेंस में बोलना है, इसी सीक्वेंस में रखना है। सर कलेक्शन की चर्चा हम करते हैं स्टैट्स इन प्लूरल सेंस में, स्टैट्स इन सिंगुलर सेंस में बची हुई चारों स्टेजेस की चर्चा करते हैं। आज मैं चारों के ऊपर विचार विमर्श करी दो, कल मैंने कहा था छोड़ दो, अभी मैं कर दूंगा, चारों चैप्टर भी है मेरे पास। ठीक है ना जी, आज मैं कर देता हूँ बाबू थोड़ी थोड़ी चर्चा, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए क्या मतलब है मेरा ऑर्गेनाइजेशन से, क्या प्रेजेंटेशन से, क्या एनालिसिस से। ठीक है जी, आओ सब सामने देखना बेटा। बाबू कलेक्शन ऑफ डेटा क्या, ऑर्गेनाइजेशन क्या, प्रेजेंटेशन क्या, एनालिसिस क्या और इंटरप्रिटेशन क्या। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा की बात, सबसे सिंपल बात है कलेक्शन ऑफ डेटा। बाबू मान लो आप एक क्लास में 40 बच्चे हो और आज सबके इको के मार्क्स मिल जाते हैं, आउट ऑफ 50 हाफ ईयरली पेपर है, 50 में से नंबर मिले हुए हैं। ठीक है जी, आज बेटा आपने उन 40 स्टूडेंट का डेटा इकट्ठा कर लिया, 50 में से किसके कितने नंबर आए? किसी के 41, किसी के 42, किसी के 38, किसी के 12, किसी के 15, किसी के 17। ये तुम्हारी बातें हैं बीच की। बाबू ऐसे ऐसे करके आपने बेटा 40 बच्चों के नंबर इकट्ठे कर लिए, कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया। ठीक है जी सर, अब ऑर्गेनाइजेशन। सर 40 बच्चे हैं, डेटा लिख लिया। सर अगर ये डेटा और बड़ा होता, 100 बच्चों का होता, 200 का होता, 500 का होता, 1000 का होता, 3000 का होता, सर शायद कोई भी कंक्लूजन में ड्रॉ नहीं कर सकता जब तक इसका बाबू कहीं ना कहीं बेटा कुछ क्लासिफाई ना कर पाओ। मैंने बेटा इसका क्लासिफिकेशन शुरू करा, क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन एक ही बात है। मैंने बेटा डिसाइड करा कि मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करूंगा। मैंने बेटा देखना शुरू करा 0 से 10 कितने बच्चों के नंबर आए, 10 से 20 कितने बच्चों के नंबर आए, 20 से 30 में कितने बच्चों के नंबर है, 30 से 40 में और 40 से 50। और मैंने बेटा टोटल कर दिया जितना भी था। सामने देखना, इधर देखना बेटा मेरी तरफ। सर मैंने इस रॉ डेटा को, इस रॉ इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड कर दिया। सर पहले से बेटर समझ में आने लगा, पहले से ज्यादा बेटर समझ में आना, सबने करा है नहीं ने मेरे से ये बात।
सबने करी हुई है। को बात है ना कि क्वेश्चन हमें क्लास इंटरवल के साथ देता था डेटा, पर एक्चुअली में बेटा कन्वर्जन तो यहीं से स्टार्ट होता है ना, किसी तो आदमी ने डेटा इकट्ठा करा होगा ना, किसी ने तो बेटा ऑर्गेनाइज किया ही होगा ना। बाबू हमने ऑर्गेनाइज कर दिया इसको, बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बाबू अब इसको अगर मैं टेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर दूं तो ये हो गया प्रेजेंटेशन। और सिर्फ टेबल फॉर्म में नहीं, आपने बेटा बचपन में पाई चार्ट बनाए होंगे, बनाया पाई चार्ट? सर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना किसी डेटा को, पाई चार्ट बनाना, कोई भी चार्ट बनाना, कोई भी ग्राफ बनाना, बार डायग्राम, सब बंदे बनाए होंगे बार डायग्राम, ग्राफ पेपर खरीद के लाते थे, बार डायग्राम बनाते थे, ये सब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सामने देखना। सर एनालिसिस ऑफ डेटा क्या है? सर एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा। एनालिसिस में हो सकता है प्रिंसिपल और पूछ रही है स्कूल की कि आप ये बता दो कि एवरेज मार्क्स कितना है इको में। एवरेज, समझदार को इशारा काफी। मीन इज एवरेज, मीन और क्या होता है भैया? एवरेज मार्क्स पूछे जा रहे हैं, मीन कैलकुलेट करा। सर ये और बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। मान लो बेटा एवरेज मार्क्स निकल कर आते हैं 32, पता लग रहा है ना क्लास कहां स्टैंड कर रही है, 50 में से 32 नंबर एवरेज है। समझ में आ रही है बात? या बाबू अगर आपसे जानना चाहे प्रिंसिपल कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बेटा 40 से ज्यादा नंबर ला रहे हैं, या कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेटा 40 से ज्यादा नंबर ला रहे हैं, तो सर हम परसेंट भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? आप बोल सकते हो 17.5% बच्चे ऐसे हैं बेटा जो आपको 40 से ज्यादा नंबर लाकर देते हैं। समझ में आ रही बात? यानी कि बेटा एनालिसिस कैसे करते हैं किसी भी डेटा का? रेशोस की फॉर्म में करते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में करते हैं, एवरेजेस की फॉर्म में करते हैं। मैं कुछ बातें बोल लिया ना, मैंने नोट्स में लिख दिया, कोरिलेशन, रेग्रेशन अभी आपको पता नहीं है, जो बातें पता मैंने उनके बारे में ही बोला। ठीक है जी। सर एनालिसिस ज्यादा अच्छा हो पाएगा ना, 17.5% बच्चों के ही नंबर 40 से 50 के बीच में है। सर लगेगा ना कहीं क्लास कहीं लैग कर रही है। और अगर ये बेटा प्री बोर्ड का रिजल्ट हो तो प्रिंसिपल को तो टेंशन भी होगी कि बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, स्कूल का नाम तो नहीं डबो देंगे, शहर में नाम आएगा कि नहीं आएगा, रैंक आएगी कि नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और बेटा इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है बेटा इस डेटा से कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालना। अब बाबू पता तो लग रहा है 17.5% बच्चों के नंबर आए हैं 40 से ऊपर। अब ऐसा हो सकता है जिनके नहीं आए, जो बचे हुए बच्चे हैं, सबकी हम एक्स्ट्रा क्लास ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि कंक्लूजन हमारा ये कहता है कि ये कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। तो बेटा ये डेटा की इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रेट करना है डेटा को। समझ में आई बात? सर मैंने विद एग्जांपल बता दिया, नोट्स में मैंने ऐसा कोई एग्जांपल नहीं लिखा। ठीक है जी, इधर देखना। सर कलेक्शन ऑफ डेटा, सबसे सिंपल बात, रॉ फॉर्म में डेटा इकट्ठा कर लिया, उसको बेटा कहीं ना कहीं क्लासीफाई करो, थोड़ा ऑर्गेनाइज करो ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। बाबू और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, प्रेजेंट कर दो इन द फॉर्म ऑफ टेबल और पाई चार्ट और ग्राफ्स। बाबू उसके बाद उसका एनालिसिस करो, जो हो सकता है एवरेजेस कैलकुलेट करके, रेशियोज कैलकुलेट करके, परसेंटेज कैलकुलेट करके, एंड बेटा कंक्लूजन ड्रॉ करना उस एवरेज से, उस परसेंटेज से, उस रेशियो से जो हमने कैलकुलेट करी है, वही इंटरप्रिटेशन है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू अब आपको मैंने समझाने के लिए समझा दिया, एग्जाम्पल लिखना और लिख लेना, नहीं लिखना तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये पांचों बातें एक बार पढ़कर बता दो, समझ आएंगे फटाफट से, स्पीड बढ़ाकर। बेटा आपने डेटा पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, या ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, या टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, प्रेजेंट कर दिया आपने डेटा। सर अगर और बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो सर कहीं ना कहीं उस डेटा का एनालिसिस कर सकते हो। एनालिसिस बेटा एवरेजेस की फॉर्म में हो सकता है, मिड वैल्यू की फॉर्म में हो सकता है, परसेंटेज की फॉर्म में हो सकता है, कोई रेशियो की फॉर्म में हो सकता है। मैंने कुछ बातें नोट्स में एक्स्ट्रा लिखी हैं, ये चैप्टर है हमारे कोर्स में, पर अभी मैं बता नहीं सकता इसके बारे में क्या चीजें होती है। ठीक है जी, मैंने लिखा है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, तो वो मैं बता नहीं सकता अभी क्या चीजें होती है। आपके पास दो चैप्टर हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी है, कोरिलेशन भी है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए हम। चलो जी बाबू,
लास्ट टॉपिक आज का, बस बाबू बस छोटा सा ही काम है आज तो, कुछ ज्यादा है ही। बाबू खुशी देखो, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स। सर पेपर में पूछे फंक्शन ऑफ स्टैट्स, सेम आंसर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स, सेम आंसर। मेरी तरफ देखना, शुरू की दो बातें बहुत अच्छी हैं, ठीक है जी। सबसे कम टाइम शुरू की दो बातों में लगाएंगे और रीडिंग का टाइम भी दे देंगे एक ही बार आपको। कहता है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। सामने देखना, तो देखो स्टैट्स का सबसे अच्छा फायदा तो यही है ना, ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को बेटा बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्रेजेंट करा देता है। अगेन बेटा मैंने यही बात बोलूं कि मैंने ना ये बच्चों के मार्क्स लिखे हैं, ये देखो एग्जांपल मैंने लिखा, मार्क्स ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट इन स्टैट्स आउट ऑफ 10। एक क्लास टेस्ट हुआ, 10 में से नंबर आए, बाबू क्लास में 20 बच्चे हैं, ये नंबर है। सर जितना बड़ा ये डेटा होता चला जाएगा, जितना बड़ा डेटा होता चला जाएगा, ये तो भी मैंने 20 बच्चों का लिया, मैं 100 200 250 300 बच्चों का लूं डेटा, तो सर जितना बड़ा न्यूमेरिकल डेटा होगा ना उतना कॉम्प्लेक्स टू हैंडल होगा, कोई भी इंडिविजुअल हैंडल नहीं कर सकता। पर स्टैट्स क्या करता है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा को हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सिखा देता है, जिसकी वजह से हम कोई ना कोई कंक्लूजन पक्का ड्रॉ कर पाते हैं। ये देखना, मैंने इसी डेटा को प्रेजेंट कर दिया ना सिंप्लीफाइड फॉर्म, कितना अच्छे से समझ में आ रहा है कि बेटा 5 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं, 7 मार्क्स 1 स्टूडेंट के हैं, 10 मार्क्स 1 स्टूडेंट के हैं। तो सर स्टैट्स का काम यही है, सिंप्लीफाई करना कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, पहला काम यही है। और आपने मेन में सब कुछ देखा है भैया अपनी आंखों से, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। सबसे सिंपल बात, आगे बढ़ाते हैं। तो मेक कंपैरिजन, अगेन स्टैट्स की दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंस यही है बेटा, कंपैरिजन में हेल्पफुल होता है। सर दो चीजें अगर क्वालिटेटिव हो, क्या कंपेयर कर लोगे उनको, क्या कॉन्क्रीट कंक्लूजन ड्रॉ कर लोगे अगर क्वालिटेटिव है। मैं कहूं दो बच्चों के नंबर है बहुत अच्छा है, दो बच्चों के नंबर आए बहुत अच्छा है, करो कंपैरिजन करो, दोनों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, हो जाएगा कंपैरिजन। और मैं कह दूं बेटा एक के 96% आए, एक के 97, अब कंक्लूजन पक्का निकाल दोगे बेटा कि एक के ज्यादा है, कंपैरेबिलिटी आ गई है। सर ये काम स्टैट्स का है। जैसे कि बेटा मैंने एक एग्जांपल लिया कि लिटरेसी रेट केरला में, आपको पता है बेटा सबसे एजुकेटेड स्टेट कौन सी है हमारी, बाबू केरला है, ठीक है जी। सर लिटरेसी रेट केरला में कितना है, और बेटा लिटरेसी रेट आंध्र प्रदेश में कितना है। शुक्र है यूपी का नाम ने लिखा, जान निकल जाती है आपकी। हाँ नहीं सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आती है बात। एक बार फटाफट से मेरे को दोनों हेडिंग पढ़कर बता दो, आकाश भाई पोस्ट करो पहले मिनट। बाबू बढ़ाते हैं बात आगे। अब आगे की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जी। ये दोनों बातें आसान थी, हो गई। अब आपको बातें आराम से सुनना और समझना। सर थर्ड हेडिंग है टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बेटा स्टैटिस्टिक्स आपकी हेल्प करती है प्लानिंग में और पॉलिसी बनाने में। सामने देखना बाबू, मैं अगर आपके सामने एक स्टैट प्रेजेंट करूं और आपको खुद ब खुद लगेगा कि यार कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत हेल्प होती होगी प्लानिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, स्टैट सच में बहुत हेल्प करते होंगे। क्वालिटेटिव चीजें नहीं कुछ कर सकती बेटा, क्वांटिटेटिव बहुत कुछ कर सकती है। बाबू एक स्टैट्स ये कहता है कि अर्थ का टेम्परेचर ना 0.6 डिग्री सेल्सियस हर 10 साल में बढ़ रहा है, हर 10 साल में। सर कहीं ना कहीं पता ही आपको, ओजोन लेयर की ऐसी तैसी सब करने वाले हम ही लोग हैं, और बाबू जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। सर सहारनपुर हमने कभी 55 ऐसी 50 जैसी चीजें हमने नहीं सुनी थी, 55 जैसा टेम्परेचर जैसलमेर में होता था आज से 10 साल पहले, ठीक है जी। अब हमने भी सुन लिया कि 50 क्रॉस करता है टेम्परेचर और 55 मैक्स तक जा सकता है इस गर्मियों में, तो सर समझ सकते हो हालात कहाँ जा रहे हैं। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझ में आ रही है परेशानी। सर पॉल्यूशन भी बेटा एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया बेटा, इसकी वजह से एक प्लानिंग एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर ली है और बहुत तगड़ी कर ली है। वो प्लानिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन ये भी कहती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडीज बढ़ाने वाली है।
टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल, हम सब्सिडीज बढ़ाने वाले हैं। और बाबू पेट्रोल पे टैक्सेस और बढ़ाने वाले हैं, पेट्रोल पे टैक्सेस और बढ़ा दो। क्या होगा इससे? पेट्रोल का प्राइस शूट अप होगा, कहीं ना कहीं लोग डिस्करेज होंगे, पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल कम खरीदेंगे, यही हम चाहते हैं। और नितिन गडकरी जी, वो तो भाई हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सोच ही अलग है, 2027 में कहता है कि पेट्रोल डीजल व्हीकल बंद करा दूंगा सारे, ऐसी उसकी सोच है। वो बात अलग है कि होते है कि नहीं होते, पर उनकी सोच ऐसी है। सर आपको लगता नहीं बेटा स्टैट्स ने सरकार को पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में कितना हेल्प किया, प्लान करने में कितना हेल्प किया? समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से क्लियर, आगे बढ़ जाए। कोई भी चीज का स्टैट्स होगा ना बेटा, उसकी प्लानिंग, उसकी पॉलिसी फॉर्मुलेशन बहुत आसान होगी। ठीक है जी, आगे बढ़े। मैं भी कभी कभी प्लान करता हूँ, अभी आपके सामने, मतलब मैं जब ये एग्जांपल बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में भी एक एग्जांपल आ गया। मैं मतलब ना, मेरे पास भी एक स्टैट है, मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान करता हूँ। मैं मेरा स्टैट बता देता हूँ। मैंने आज तक ये महसूस किया है, जितने बच्चे मेरे पास 11th क्लास में होते हैं ना बाबू, उसका 1.5 से 2 गुना हो जाते हैं 12th में। एवरेज है ये, सच में ऐसी एवरेज है। क्योंकि बाबू देखो, मैंने आज तक कभी ऐड तो किया ही नहीं, कोई भी नहीं करा, आपको पता है, मैंने आज तक बोर्ड भी नहीं लगा हुआ यहाँ पर। जो लोग आते हो कहते बोर्ड भी नहीं लगा हुआ, कोई जरूरत भी नहीं पड़ी ऐसे। जो हमारा धंधा है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी चलती है। ठीक है जी, मैं जितने मर्जी शहर में बोर्ड लगा दूं, अगर आपको नहीं लगेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप कभी किसी दूसरे को रेकमेंड नहीं करोगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे साथ तो यही है बेटा कि मेरे पास जितने भी 11th में बच्चे होते हैं, हमेशा उसका डबल हो जाते हैं, या 1.5 गुना तो पक्का हो जाते हैं। 50 होंगे तो 75 से 100 के बीच में हो जाएंगे। तो सर मेरी प्लानिंग, मेरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन हमेशा ऐसे चलती है, जितना बच्चा 11th में मेरे पास से बाय बाय करता है आखिरी दिन, 12th में मैं देखता हूँ 1.5 से 2 गुना आता है, मैं उसके अकॉर्डिंग पहले ही प्लान कर लेता हूँ कि मुझे कितना बड़ा स्पेस चाहिए होगा, क्या क्या फैसिलिटीज रखनी होंगी, ये सब पहले से ही प्लान हो जाता है। तो स्टैट्स ही तो हेल्प करते हैं बेटा प्लानिंग में। ठीक है जी, आओ प्यारे बच्चों आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू एक अगली हेडिंग है, टू हेल्प इन फॉरकास्टिंग। बाबू फॉरकास्टिंग का मतलब पता है? दुनिया की सबसे रिस्की जॉब है वैसे। फॉरकास्टिंग का मतलब समझते हो? फॉरकास्टिंग मतलब पीपिंग इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर में झांकने की कोशिश करना, ये देखने की कोशिश करना फ्यूचर में क्या हो सकता है। बेटा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शन, आपके स्टार्स देखकर बेटा, और वो मतलब ग्रह देखकर, आपकी ग्रह चाल देखकर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने वाली बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बेटा आपको स्टैट्स के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की बात चल रही है बेटा, और वो डेटा जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का डेटा है। सामने देखना प्यारे बच्चों। सर अगर मैं आपको ये बताऊं कि नवंबर 2023 में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में हर मंथ 10,000 बिके हैं, मतलब नवंबर 2023 में पूरे मंथ में बेटा इलेक्ट्रिक व्हीकल 10,000 बिके हैं, और दिसंबर 2023 में ये ग्रोथ 20% से बढ़ी है, और मैं कहूं जैन 2024 में अगेन डेटा और बढ़ा है। अगर मैं कहूं, मुझे नहीं पता एक्चुअल में है कि नहीं है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं आपको कि अपने अंदाजे से। प्लीज सामने देखते रहना। सर एक बात बताओ, प्लीज सामने देखना। मैं अगर आपको इतना सारा स्टैट्स देने के बाद आज कहूं बेटा फॉरकास्टिंग करना, कितनी सेल होगी? आप में से बैठा हुआ हर बंदा बोल देगा 27,000 से ज्यादा व्हीकल बिकेंगे, अप्रोक्स 30,000 बिकेंगे। हर बंदा बैठा हुआ यहां बोल देगा। सर आपको पता है ये फॉरकास्टिंग में मेरी हेल्प कौन कर रहा है? स्टैट्स। अगर ये स्टैट्स ही ना होते, ये डेटा ही ना होता, हाउ कैन आई डिटरमाइन की फ्यूचर सेल्स कितनी होंगी? दिख रहा है बेटा स्टैट्स कैसे आपको फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं, कैसे स्टैट्स की हेल्प से आप बेटा फ्यूचर के बारे में आसानी से सोच पाते हो। स्टैट्स ही तो हेल्प कर रहे हैं फोरकास्टिंग में मेरी। क्लियर है मैम? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चारों बातें समझ में आई हैं? सिंप्लीफाई कर पाते हैं हम कॉम्प्लेक्स डेटा को, कंपैरिजन कर पाते हैं। ठीक है ना बेटा? प्लानिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन, और बेटा
फोरकास्टिंग। चलो जी प्यारे बच्चों, आगे बढ़ाते हैं बात को। सामने देखना बेटा, कहता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बेटा सब सामने देखो, कहता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बेटा आपने ना इकोनॉमी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सुनी है, ठीक है जी। सर स्टैट्स की मदद से हम आज की तारीख में सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम को नंबर्स में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। सर हमारी इकोनॉमी की एक समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट। सामने देखो, अनएम्प्लॉयमेंट एक समस्या, पॉवर्टी समस्या, इन्फ्लेशन समस्या, इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं फ्रॉम चाइना समस्या, एक्सपोर्ट गिरते जा रहे हैं समस्या। जिस मर्जी समस्या का नाम ले लो, सब क्वांटिटी में बता सकता हूँ कि नहीं? कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, डेटा है। कितने लोग पुअर हैं, डेटा है। सर एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, डेटा है। इंपोर्ट कितना है चाइना से, डेटा है। सर हर इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सर हम नंबर में बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैट्स। ये है स्टैटिक की इंपॉर्टेंस, ये है स्टैट्स का फंक्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? 5 बातें समझ में आ गई? करें फटाफट से, एंड 5 बातें क्लियर है। आओ प्यारे बच्चों आगे बढ़ाते हैं बात को। सर कहता है इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन, बड़े काम की बात है बाबू। ये क्या होता है इंटरसेक्टोरल? दो अलग अलग सेक्टर को कंपेयर करना। और इंटरटेम्पोरल क्या होता है बेटा? दो अलग अलग टाइम पीरियड्स को कंपेयर करना। प्लीज सामने देखना मेरी तरफ बाबू। ये आपकी हंसी में, इधर उधर मजाक में सब चला जाएगा बेटा। इधर देखना बाबू, सबसे पहले बात करते हैं इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन की। इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन बेटा, इंटरसेक्टोरल क्या होता है? दो अलग अलग सेक्टर को कंपेयर करना। इधर देखना, अगर मैं कंपैरिजन करूं इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स इन जून 2024 वर्सेस कंपेयर कर दो पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल की सेल इन जून 2024। सर इससे मैं बोल सकता हूं इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन, दो अलग अलग सेक्टर का कंपैरिजन करना। सर स्टैट्स में देखो तो सही कितनी फैसिलिटी दी है, इसका भी एक नंबर होगा, इसका भी नंबर होगा, कितने आसानी से कंपेयर हो जाएगा बेटा, किसकी सेल बढ़ रही है किसकी गिर रही है। हो सकता कि नहीं हो सकता? और बाबू इंटरटेम्पोरल क्या होता है? अलग अलग टाइम पीरियड का कंपैरिजन करना। मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल जून 2023 की भी देख ली और इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स जून 2024 की भी देख ली। मैं दो अलग अलग टाइम पीरियड को कंपेयर कर रहा हूं। यहाँ सेक्टर सेम है, अलग अलग टाइम पीरियड को कंपेयर कर रहा हूं। मुझे इससे बहुत बढ़िया ओवरव्यू मिलेगा कितनी तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में बढ़ रहे हैं। ये सब स्टैट्स करा रहा है भैया, कितने आसान आसान काम है। स्टैट्स की वजह से नंबर ना होते जान निकल जाती है आपकी। टाइम का कंपैरिजन कैसे कर लेते? क्लियर है बेटा बात? अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से बात क्लियर हो गई? फोरकास्टिंग समझ में आया था? ये देखो फोरकास्टिंग समझ में आया था? अब समझ में आ गया इंटरसेक्टोरल इंटरटेम्पोरल। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू कहता है पहले 7th हेडिंग रुक जाओ, पहले 8th हेडिंग डेवलपिंग इकोनॉमिक थ्योरीज। बाबू कहता है डेवलपिंग इकोनॉमिक थ्योरीज। बेटा 8th हेडिंग है डेवलपिंग इकोनॉमिक थ्योरीज। सर आपने बहुत ज्यादा इकोनॉमिक थ्योरी तो नहीं पढ़ी, पर जितनी भी पढ़ी है मैं आपको बता देता हूं, सब थ्योरीज के पीछे स्टैट्स है। अगर स्टैट्स ना होता तो कभी भी कोई भी बेटा रिसर्च ही ना हो पाती। आपने एक थ्योरी पढ़ी है बेटा, इकोनॉमिक थ्योरी है, बहुत अच्छी थ्योरी है, आप पीएचडी हो इसमें। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ी है इकोनॉमिक थ्योरी सबने? क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड? There exists a inverse relationship between price and quantity demanded, other thing remaining same, other thing remaining constant। सर ये कहता है ना कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी। सर एक बात बताओ, बिना स्टैट्स के दे दी होगी क्या किसी ने थ्योरी? देखा ही तो होगा, प्राइस 15 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 है, प्राइस 20 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड 70 रह गई। सर कोई इकोनॉमिक थ्योरी आपको लगता बिना स्टैट्स के हो सकती है? कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है बिना स्टैट्स के? सर वही मैं मान ही नहीं सकता हो जाए। एक इकोनॉमिक थ्योरी डेवलप ही नहीं हो सकती बिना स्टैट्स के। क्लियर है बात? अभी तो बाबू एक आधी पढ़ी है तो एग्जांपल वही दे सकते हैं।
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ तो सारी बात आई ही होगी ना आपको। अच्छा जी आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू लास्ट हेडिंग इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। सर आपने मुझसे अभी तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा है, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा। मैं चलो बता देता हूँ, वैसे हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। बेटा एक मिनट के लिए मेरी तरफ देखना। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पता है कहाँ होता है? जहां प्रोड्यूसर भी इक्विलिब्रियम में हो और कंज्यूमर भी इक्विलिब्रियम में हो। सामने देखना। सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होता है? आप सबको पता है, जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। सर आपको पता है प्रोड्यूसर कहां पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होता है? जहां उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाता है। कैसे रुक नहीं रहा तू? अच्छा रुका हुआ, सामने देख लेते। बाबू कंज्यूमर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां अचीव होता है? जहां मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां अचीव होता है बेटा? जहां मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहां होगा? जहां ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो जाती है। प्रोड्यूसर को उसका मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, कंज्यूमर को उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। एक बात बताओ बेटा, ये बिना सेट्स के पॉसिबल है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था आपने मुझसे? इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ टू कमोडिटी, बिना नंबर के पढ़ा था। नंबर की भी बात की हुई है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, शुरू करूंगा कुछ दिन के बाद। सर बिना नंबर के नहीं होगा, नंबर के थ्रू ही तो होगा। कहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट है, कितने अमाउंट का प्रॉफिट है, कहाँ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन है। बिना नंबर के थोड़ी हो रही है बात। समझ में आ गई सारी बात? पैकअप करें? वैसे मैं एक चीज सोच रहा था, चलो छोड़ दे, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।